हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, कल हम लोग ने देखा हर्यक वंश के बारे में हम लोग जाने थे। महाजनपद और मगध साम्राज्य का पहला शासक हर्यक वंश के बारे में जाने। तो हर्यक वंश का हम संस्थापक देखे कि बिंबिसार होते हैं और इन्होंने अपनी जो है अवंती पर कब्जा कर लेते हैं। अपना उनका राजा को अपना वैद्य भेजते हैं और वैद्य भेजने के बाद उनको अवंती को अपने राज्य में मिला लेते हैं और बहुत से छोटे छोटे राज्य को अपने आप में जीतते हैं। और इनकी हत्या इनके पुत्र के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा ही इनकी हत्या कर दी जाती है। तो उसी सिलसिले में हम आज आगे देखेंगे कि हर्यक वंश का अगला शासक कौन हुआ। तो हर्यक वंश का अगला शासक अजातशत्रु, क्योंकि अपने पिता की हत्या की और बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा कर दी जाती है। और 492 ईस्वी में, ये भी आप ईसा पूर्व में नोट कर लीजिएगा, कल नहीं लिखवाए थे कि 492 ईसा पूर्व में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, आज हम अजातशत्रु के बारे में जानेंगे, हर्यक वंश का अगला शासक अजातशत्रु। तब तक दोस्तों, आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने परिवार को बड़ा करें। और तो शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें दोस्तों। इसी सिलसिले में आज आगे चलते हैं। हर्यक वंश का अगला शासक हम अजातशत्रु के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि अजातशत्रु कौन था। तो अजातशत्रु जो थे, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके 492 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक करते हैं और मगध की गद्दी पर जो बैठा है 492 में अपने पिता की हत्या करके, इसलिए कुनिक, ये अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है और प्रीतिहंता भी कहा जाता है। ये अजातशत्रु को प्रीतिहंता, प्रीतिहंता यानी पिता को हत्या करने के लिए प्रीतिहंता, प्रीतिहंता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपने पिता की हत्या करके अपने गद्दी पर बैठा था, इसलिए प्रीतिहंता करता था। अजातशत्रु जब राजा बना तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को घिरावा कर दिया। राजगीर को सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को क्या किया? राजगीर को घिरावा कर दिया, पूरे घिरावा कर दिया। और अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। आप लोगों ने बौद्ध धर्म में पढ़े थे कि प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुआ और अजातशत्रु के काल में हुआ। और इस युद्ध में अजातशत्रु जब युद्ध करता है तो दो नए हथियार का निर्माण किए थे। तो वो हथियार का नाम पे याद करने का, रथमुशल और महाशिला। दो जो है आपको हथियार दिया गया था। रथमुशल याद करिएगा, रख लीजिएगा, रथमुशल, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। रथमुशल और महाशिला, ये दो हथियार जो है अजातशत्रुघ्न ने रचना किया था। सबसे इम्पोर्टेंट पूछता है। ये सिलसिली क्रम में आगे बढ़ता गया और अजातशत्रु की भी हत्या उसके बेटे के द्वारा, उदयन, उसके बेटे के द्वारा कर दी जाती है। और अजातशत्रु की हत्या भी उसके बेटे के द्वारा 460 ईसा पूर्व में कर दी जाती है। और 460 में जब इसकी बेटे द्वारा हत्या कर दी जाती है और 460 ईसा पूर्व में उदयन मगध की गद्दी पर फिर से बैठता है और उदयन करता। उदयन को भी प्रीतिहंता कहा जाता है। उदयन को भी प्रीतिहंता कहा जाता है क्योंकि उसने भी पिता को हत्या किया। उदयन ने गंगा एवं सोन के संगम पर पाटलिपुत्रा का स्थापना किया। पाटलिपुत्रा का ये पूछता है, गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्रा का पाटलिपुत्रा का स्थापना किसने? उदयन ने किया। कौन? उदयन। उदयन कौन था? तो अजातशत्रु का बेटा था, जो अजातशत्रु के मार के उसी गद्दी पर बैठा था। उदय का भी एक पुत्र हुआ, इसका भी एक पुत्र नागदशक, इसका भी एक पुत्र हुआ नागदशक, इसका भी नाम रखिएगा, याद रखिएगा, नागदशक हुआ, जो एक अयोग्य शासक हुआ, एक बिल्कुल अयोग्य। और अब जो नागदशक जो गद्दी पर बैठा तो इसकी हत्या जो है, इसी की एक सेनापति शिशुनाग ने कर दी। इसी की हत्या सेनापति ने शिशुनाग ने कर दी। शिशुनाग, और यही शिशुनाग जो है, इसकी हत्या करने के बाद अपनी गद्दी पे मगध में क्या शुंग वंश का, शिशुनाग वंश का स्थापना किया। इसी गद्दी में अपना शिशुनाग वंश का स्थापना किया। क्यों? क्योंकि नागदशक को हत्या उसी का एक सेनापति शिशुनाग नामक व्यक्ति ने करता है और शिशुनाग व्यक्ति इसको हत्या करने के बाद अपने मगध में अगली वंश शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो भी आप आगे लें। तो अब शिशुनाग वंश का आता है तो शिशुनाग के संस्थापक कौन होता है? तो इसके संस्थापक शिशुनाग होगा, क्योंकि इसी ने तो हत्या की थी नागदशक को, शिशुनाग। और शिशुनाग इसका होता है। इन्होंने अपनी राजधानी जो है शिशुनाग ने वैशाली को बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा कि अपनी राजधानी इन्होंने वैशाली को बनाया
और शिशुनाग का अगला शासक कालाशोक हुआ। इसके बारे में कुछ याद आ रहा है आपका? कालाशोक, कालाशोक के काल में ही द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। बौद्ध धर्म में पढ़े थे, याद करिए। सेकंड बौद्ध संगति कालाशोक के शासन में हुआ था, कालाशोक के काल में हुआ था। और कालाशोक जब शासक में आया तो जो शिशुनाग ने अपनी राजधानी को, मगध की राजधानी वैशाली बनाई थी, कालाशोक ने फिर इसकी राजधानी राजगीर कर दी। ठीक है, कालाशोक ने फिर इसकी राजधानी राजगीर कर दिया। और इसी से इसकी अंतिम शासक नंदीवर्मन होता है, जिसकी हत्या महापदम नंद ने कर दी थी। शिशुनाग के अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग की ये भी नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है, आज से लिख दिए अंतिम शासक। ठीक है, शिशुनाग के अंतिम शासक जो था नंदीवर्मन, इसकी अंतिम शासक नंदीवर्मन। ठीक है, और यही नंदीवर्मन की हत्या किसने कर दी? इसकी नंदीवर्मन के महापदम नंद ने कर दी। अपने कॉपी में सब नोट करते चलिएगा, महापदम नंद ने किया। और यही महापदम जब नंद ने इसकी हत्या की है और तो नंद वंश का स्थापना किया। हत्या करके कौन सी वंश का स्थापना किया? नंद वंश का स्थापना किया। नंद वंश का स्थापना किसने? महापदम नंद द्वारा इसकी स्थापना कर दी जाती है। और महापदम नंद को राजपूतों का विनाश करके स्वरक्षात्मक उपाधि धारण की थी। महानंदम पंत जो थे राजपूत का विनाश किया था। ये राजपूतों को विनाश करके स्वर छत्रांतक की उपाधि धारण की। नोट करिए, क्वेश्चन आता है कभी कभी, स्वर छत्रांतक की उपाधि धारण की, स्वर छत्रांतक की उपाधि धारण की थी। इन्होंने कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि धारण की। ये जो है एकराट की उपाधि धारण भी की है। नोट किएगा, एकराट क्यों होता है? तो ये कलिंग की जीता ना, कलिंग जीता, इसीलिए एकराट की स्थापना की। और इसी वंश का अगला शासक कौन? बहुत सब जानते, सबसे पॉपुलर शासक था घनानंद। मुझे याद आया कुछ? घनानंद, इसी का सबसे बड़ा शासक था घनानंद, जिन्होंने चाणक्य को अपने भरी सभा में क्या किया था? बेइज्जत कर दिया था। ये बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था। कलिंग में नहरों का निर्माण का कार्य किया, ये कलिंग में कुछ कार्य भी करवाया, नहरों लगवाया, लेकिन बहुत ही क्रूर शासक किया था। और अपने दरबार में चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया था। यही जो था अपने दरबार से चाणक्य को अपमान किया था, चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया था। और वही चाणक्य जब अपमान किया था तो वही चाणक्य ने अपने चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध के लिए तैयार करवाए और फिर उसमें मौर्य वंश का स्थापना करवाए थे। तो इसकी हत्या घनानंद की हत्या करते हैं कौन? इस घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य इनके बारे में विश्लेषण करता है, बहुत बढ़िया से इसके बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य इनकी हत्या कर देते हैं और इनके जगह पे फिर अब कौन से वंश आते हैं? मौर्य वंश आता है। इसके जगह पे आपको मौर्य वंश की स्थापना होता है। इसके जगह पे आपको मौर्य वंश का स्थापना होता है। नोट करिए, मौर्य वंश। और इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बहुत रहता है। इसके बारे में मौर्य वंश का स्थापना करता है। मौर्य वंश का स्थापना कौन करता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसके कौन होते हैं? तो चाणक्य के कहने पर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से। आप नोट करते चलिएगा, इस तरह से बना के लिखिएगा कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य नामक व्यक्ति ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके किया। ऐसे करके बना आपको लिखना है। तो चाणक्य की सहायता से, हम सब शॉर्ट करते चल रहे हैं। और किसको हत्या की थी? हत्या किया था किसने? घनानंद को। घनानंद कौन था? नंदवंश का शासक था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, चंद्रगुप्त मौर्य को पहला अखिल भारतीय राजवंश और चंद्रगुप्त मौर्य को पहला अखिल भारतीय शासक कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को पहला अखिल भारत, मतलब पहला अखिल भारत राजवंश, अखिल भारतीय राजवंश, पहला अखिल भारतीय राजवंश और फर्स्ट अखिल भारतीय शासक किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वपूर्ण जानकारी, इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी चाणक्य की जो लिखी हुई पुस्तक है कौटिल्य में मिलती है। चाणक्य की रचना है कौटिल्य, इनकी राजधानी कौटिल्य में मिलती है, जो कि इनकी पुस्तक है, चाणक्य की पुस्तक है। इसमें इनकी महत्वपूर्ण जानकारी में मौर्य शासक में जाति के बारे में भी बहुत मतभेद है। इस मौर्य की जो है कौन जाति के थे, इस जाति के बारे में बहुत से मतभेद है। जैसे
विशाखदत्त अपनी रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और शब्द का प्रयोग किया है, जो निम्न या कुल जाति के होते हैं। मुद्रा राक्षस किनकी रचना है, आप नोट करिएगा। ये मत देखिए, आपको नोट करना है कि मुद्रा राक्षस ये किनकी रचना है। तो मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त की रचना है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों निम्न जाति को बताया गया है कि चंद्रगुप्त निम्न जाति के थे। ठीक है, तो बहुत ही मतभेद है, ये जरूरी नहीं है निम्न जाति थे। निम्न जाति के बारे में बताया गया है इनके बारे में। अब आते हैं, अब आगे देखे थे इसमें कि रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखित साक्ष्य की जानकारी मिलता है। पहली बार इसका जानकारी मिलता है। कौन सा, ये भी क्वेश्चन आप नोट करिएगा। रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहली बार जानकारी लिखित साक्ष्य मिलता है। पहली बार लिखित साक्ष्य मिलता है। और इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई की व्यवस्था की थी। कहाँ पे, गुजरात के सौराष्ट्र पॉइंट, गुजरात में एक सौराष्ट्र में सिंचाई की व्यवस्था की थी। इसमें सिंचाई की व्यवस्था की थी। और इसकी जो है सरकारी खर्चे पर सुदर्शन झील का निर्माण करता है। ये बहुत बड़ा, ये सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील, ये क्वेश्चन पूछा सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये कहाँ से जानकारी मिलते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में जो जानकारी है आपको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। रुद्रदामन का लिखा हुआ जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें से इनका जानकारी मिलता है। ठीक है, संस्कृत भाषा का लिखा गया पहला अभिषेक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि संस्कृत भाषा का लिखा गया पहला अभिलेख है, ये जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यूनानी विद्वान जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस का शब्द का प्रयोग किया गया है। अब नोट करते चलिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता है कि यूनानी विद्वान जस्टिन जो है, जस्टिन जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, सेंट्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। किसके लिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस का प्रयोग किया है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने जो सेंट्रोकोटस का नाम का पहचान करा कि ये जो सेंट्रोकोटस है चंद्रगुप्त मौर्य को ही बोलते हैं। किसने पता किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं, तो ये विलियम जोन्स के बारे में भी इतिहास में जानते होंगे आप। विलियम जोन्स ने पता करवाया कि ये जो है आपका, ये विलियम जोन्स ने पता करवाया कि ये सेंट्रोकोटस जो नाम है चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना की। विलियम जोन्स के बारे में नहीं जानते। 1784 में एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में, इसको भी आप लोग देखिए। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब विलियम जोन्स के बारे में थोड़ा सा नोट करिए कि इन्होंने 1784 में ही विलियम जोन्स क्या किए थे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, याद है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, शॉर्ट लिख रहे, सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना करवाया था। ठीक है, यूनानी विद्वान प्लूटार्क ने सेंट्रोकोटस शब्द का उल्लेख किया है। जस्टिन ने सेंट्रोकोटस शब्द बोला, विलियम जोन्स ने पहचाना, लेकिन प्लूटार्क, इसके बारे में नोट कर लीजिए, क्या आ जाता कॉपी में लिखते जाइए। प्लूटार्क सेंट्रोकोटस शब्द का उल्लेख किया। इन्होंने उन्होंने सेंट्रोकोटस बोला था, लेकिन इन्होंने एंड्रोकोटस, याद आया, इन्होंने एंड्रोकोटस बोला प्लूटार्क ने। ये कहाँ का, यूनान का। प्लूटार्क कहाँ का है, प्लूटार्क कहाँ का, यूनान का। इन्होंने क्या बोला, एंड्रोकोटस, किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी आक्रमणकार ने सेलुकस ने लगभग 305 ईस्वी में भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया। और क्या हुआ कि जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस को पराजित कर दिया है। और तो पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को भेजा, जिनकी रचना इंडिका है, जिनकी प्रस्तुत रचना इंडिका है। तो इनको या 305 में किनको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, इसको सेलुकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद जब सेलुकस पराजित हो जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य में एक दरबार भेजता है जिसका नाम मेगास्थनीज, याद करिए जिनको मेगास्थनीज को भेजता है, मेगास्थनीज को भेजता है। और मेगास्थनीज की रचना क्या है, इंडिका।
जो सबसे फेमस पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इंडिका पुस्तक में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ समकालीन व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, मौर्य के काल का समकालीन की भी जानकारी मिलती है। मौर्य का व्यवस्था की जानकारी मिलता है लेकिन साथ में समकालीन की। और इसमें इंडिका पुस्तक में ही समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। लेकिन इसमें बताया गया था, इसमें 7 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन इसमें बताया गया था इसमें दास प्रथा नहीं था। दास प्रथा नहीं है, इस मौर्य वंश में दास प्रथा नहीं हुआ करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही मगध पर जो है 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। ठीक है, चंद्रगुप्त काल पर 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त काल में ही मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो अपनी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गद्दी को छोड़ दिया। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य अपनी गद्दी को छोड़ दिया और अपने पुत्र बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य का अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी दे दिया और अपनी गद्दी को छोड़ दिया। और सौंपते हुए वो भद्रबाहु, याद आया कुछ जैन धर्म, याद आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा है? भद्रबाहु के नेतृत्व में अपने गद्दी को छोड़कर कर्नाटक के सिंगेरी पर्वत पर चले जाते हैं। याद आया कुछ? जहाँ पे संलेखन विधि का उपयोग करते हुए प्राण को त्यागते हैं। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैन धर्म में तो अपने पुत्र बिंबिसार, इनके पुत्र बिंबिसार को छोड़कर ये भद्रबाहु चले जाते हैं कर्नाटक में। और कर्नाटक के सरवनबेलगोला में श्रृंगेरी पर्वत होता है, तो वहीं पर जा कर के अपने संलेखन विधि के द्वारा अपने प्राण को त्यागते हैं। जिस संलेखन विधि जिसमें उपासना, आपको भूखे प्यासे रहना है, भगवान को सिर्फ ध्यान करना है और अंतिम समय में अपने प्राण को त्याग देना है, इसी के शर्त में। और वही चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसके अगला शासक जो होते हैं बिंबिसार बनते हैं। इनकी अगला शासक बिंबिसार होते हैं और इनकी अगला शासक बिंबिसार होते हैं। बिंबिसार पहले इसके बारे में लिख लेते हैं कि इनकी अगला शासक कौन होते हैं। इनकी अगला शासक बिंबिसार सॉरी बिंदुसार, यार नोट बिंदिसार, नोट करिए बिंदुसार मैं बोल रहा हूँ। इनकी अगला शासक बिंदुसार, माइंड थोड़ा सा दोस्तों माफ़ करिएगा, बिंबिसार नहीं बिंदुसार, जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा 2-3 बार यूज किया हूँ बिंबिसार, उसके जगह पर बिंदुसार लिखेगा। मैं भी लिखा हूँ बिंदुसार। अपने बिंदुसार को गद्दी दिया थी और अपने को कर्नाटक के सिंगेरी में चले गए थे। तो बिंदुसार इसका अगला शासक बनता है। बिंदुसार यूनानी भाषा में अभिनोत्रेकेटस, इनको देखिएगा। मैं इतना धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दोस्तों आप लोग आराम से कॉपी पे लिख सके, ताकि आप लोग का नोट्स बनाने में कोई कमी। अभी तो क्रेटस, नोट करिएगा, सॉरी पेन काम नहीं कर रहा है। अभी कोत्रेटस, सॉरी पेन नहीं काम कर रहा, नोट करिए दोस्तों। अभी कोट्रेटस, ठीक है। इसका अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। जिसका अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। क्या अर्थ होता है? शत्रुओं को नाश करने वाला। अभी कोत्रेटस का अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला, ठीक है। और इसे संस्कृत भाषा में अभित्रोघात भी कहा जाता है। ये भी नोट करिएगा कि इसको संस्कृत भाषा में अमित्रोघात कहा जाता है। अमित्रोघात कहा जाता है, इसको संस्कृत में अमित्रोघात कहा जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे और यूनानी शासक के साथ में एक अच्छा संबंध इनका बना हुआ था और एक आजीवक संप्रदाय को मानते थे और इनके साथ में अच्छा संप्रदाय बना हुआ था। तो दोस्तों आई थिंक पेन काम नहीं कर रहा। आजीवक संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा जान लें। आजीवन संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुत्र तीस्त थे। थोड़ा सा देख लें, मोगलीपुत्र तीस्त थे। और बिंबिसार का विवाह, सॉरी बिंबिसार में आ गया। तो दोस्तों इसमें हम आज पेन नहीं काम कर रहा दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे दोस्तों आपके साथ और अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। अशोक थोड़ा सा लंबा चैप्टर हो जाता है। अशोक से क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और अशोक से क्वेश्चन होगा। और मौर्यकालीन का जो प्रशासनिक व्यवस्था क्या क्या थी, शासनिक व्यवस्था क्या थी, उसमें शासन कैसे चलते थे वो देखेंगे। साथ में अशोक चैप्टर देखेंगे तो अशोक में 14 को शिलालेख था, वो भी देख लेंगे साथ में। तो कल के चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे दोस्तों। तो आशा नहीं उम्मीद है आप लोग पूरी लगन के साथ पढ़ रहे होंगे और इसी उम्मीद के साथ परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों लगे रहें और हमें भी सपोर्ट करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े, अपने परिवार को बड़ा करें,
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे साथ देते रहें और मन लगा के पढ़ें और हमें आज्ञा दें। अब हम चलते हैं दोस्तों, अपने परिवार को बड़ा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अशोक चैप्टर में और इसके सिलसिले आगे जो चैप्टर होंगे उस चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, बाय।